स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय शिक्षण अभिरुचि के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, ये इस सीरीज़ का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हमने शिक्षण अभिरुचि का ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में दोनों क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर को आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। इन आंसर को आपको समझना है, क्वेश्चन को समझ के और आंसर को समझते हुए फिर सही आंसर को आपको टिक करना है। ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन आपको सही लगे, लेकिन जो ज़्यादा सही होगा उसको आप टिक मार्क करेंगे। क्योंकि ये सीडीपी है, ये शिक्षण अधिगम है, ये शिक्षण अभिरुचि है, तो इसमें कई आंसर एक जैसे लगते हैं और कई आंसर सही लग सकते हैं। तो आपको सही आंसर तक पहुंचने के लिए आंसर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होगी। IQ मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। तो ये कैसे निकालते हैं? देखिए, इसे निकालने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, उसे आप याद रखेंगे। जिससे आप देखिए क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए, IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे का इंटेलिजेंस कोशेंट IQ निकाल सकते हैं। यहाँ पे MA क्या है, मेंटल एज क्या है, तो मानसिक आयु है जो कि 5 वर्ष है। चलिए, हम मान रखते हैं IQ इक्वल टू, ऊपर में 5 रखें। उसके बाद CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है, क्या है, वास्तविक आयु क्या है, यहाँ पे 4 वर्ष दिया गया है। देखिए, यहाँ पे 4 वर्ष है और मानसिक आयु कितना है, 5 वर्ष है। इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, 4 से 100 कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 25 चौक 100 होता है। क्या बचा, 25 गुणित 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 पंजे क्या होता है, तो आप कहेंगे 125 होता है, 125 होता है। तो जी हाँ, इस बच्चे का IQ कितना होगा, तो आप कहेंगे 125। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप IQ निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। IQ इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज MA डिवाइडेड बाई CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप बच्चे का IQ निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है, तो इसे आप याद रखेंगे कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बिने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टर्न नहीं होगा, टर्मेन नहीं होगा और डी तो नहीं होगा। उसके बाद अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। देखिए, पशु और खनिज, उसके अलावा पेड़ पौधे, मतलब प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हैं अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में, जिसमें से एक है क्या, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और खनिज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु है। अब देखिए, 16 वर्षीय बच्चा मतलब ये इसका वास्तविक आयु हो गया। ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे इसका CA हो गया, क्रोनोलॉजिकल एज हो गया। और 75 अंक मतलब ये क्या है, तो यहाँ पे IQ दिया गया है। उसके बाद मानसिक आयु आपसे पूछा गया है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेंटल एज पूछा गया है। तो देखिए, इसे निकालते कैसे, अभी हमने कुछ देर पहले एक फार्मूला आपको बताया था, उसी फार्मूला को यहाँ लिखते हैं। क्या फार्मूला था, तो IQ इक्वल टू क्या था, तो आप कहेंगे MA डिवाइडेड बाई क्या था, CA था। उसके बाद इंटू 100, यहाँ पे मान रखिए, फिर निकल आएगा। IQ कितना दिया है, तो देखिए IQ दिया है कितना, 75 दिया है, 75 इक्वल टू मेंटल एज मतलब मानसिक आयु आपको ज्ञात करना है, तो MA को इधर रख देंगे। उसके बाद CA वास्तविक आयु कितना दिया है, तो 16 वर्ष, तो यहाँ पे 16 रखेंगे। उसके बाद 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इधर उधर जो कटता है कटाइए, जो गुणा होता है गुणा कीजिए, फिर राइट आंसर आपका निकल आएगा। तो देखिए, इसको जमाइए, क्या होगा,
यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो इधर डिवाइड में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगला स्टेप 75 इंटू 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 नीचे में आ जाएगा। और इधर क्या बचा, एम ए, जो हमें निकालना है। अब इसको आप कटाइए, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं और इसको काटते हैं। अब अगर आप इसे कटाएंगे तो क्या होगा, 25 दिया क्या होता है, 75 होता है, और 25 चौक क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए, 16 दिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 48 हो जाएगा, और नीचे में क्या है, 4 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 चौक 48 होता है। मतलब 4 12 में कितना होता है, तो आप कहेंगे 48 होता है। मतलब यहाँ पे 48 कितने बार में कटा, 12। तो देखिए इसका मानसिक आयु, मेंटल एज कितना निकाल आया, 12 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को वास्तविक आयु निकालने वाला हो या मानसिक आयु निकालने वाला हो या आईक्यू निकालने वाला हो, कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने, इस फार्मूला से बने, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और आपको कटाना फिटाना आना चाहिए, काटना फीटना आना चाहिए। देन आप डेफिनेटली सही आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। क्या बोला गया है, सत्य नहीं है। मतलब बाकी 3 ऑप्शन बुद्धि के बारे में सत्य होगा, एक ही है जो नहीं है, उसी का आपको एलिमिनेट करके बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। ये भी करेक्ट है। अगला ऑप्शन है यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ऐसा नहीं है। बुद्धि क्या है, अस्थायी है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। वो क्या है, चेंजेबल है, वो मॉडिफिएबल है, उसमें चेंजेस पॉसिबल है, उसमें चेंज किया जा सकता है। स्थायी नहीं है, बिल्कुल अस्थायी होता है, परिवर्तनशील होता है। तो यही गलत है। क्या बोला गया है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक ही है जो सत्य नहीं है, उसी को आपको बताना है। मतलब बाकी 3 बुद्धि के लिए सत्य होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये भी करेक्ट है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। अच्छा, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। ये भी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। क्या है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ऐसा नहीं है। बुद्धि क्या है, परिश्रम करने की योग्यता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही गलत है और पूछा ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो गलत है वहीं सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोसेंट कितना होता है। जड़ बुद्धि वाले, तो जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। कहीं पे आपको 70 से कम दिखेगा, कहीं पे 71 से कम दिखेगा। इस ऑप्शन में देखिए 71 से कम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 से कम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी कहता है बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कहता है क्या, बिल्कुल नहीं। बुद्धि कई प्रकार का हो सकती है। हाँ, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यही तो कहेगा कि बुद्धि कई प्रकार का हो सकता है। नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रभावी अध्यापक द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार का हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक कथन ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है जो सत्य है, उसी को आपको चुनना है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहते हैं लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा है क्या। अब देखिए लड़के यहाँ पे खुश होकर इसको टिक नहीं कर देंगे, ठीक है, ये गलत है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है। अब लड़कियों का बारी आ गया, तो यहाँ पे लड़की खुश होकर इसको टिक नहीं कर देंगे, ठीक है, ये भी गलत है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है कि लड़की है तो ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा या लड़का है तो ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा। इसमें सत्य क्या लग रहा है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। बुद्धि किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़का का ज़्यादा होगा या लड़की का ज़्यादा होगा। अगला ऑप्शन है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सामान्यतः कहे या हमेशा कहे
या परमानेंट कहे, कभी कभार कहे, हमें बिल्कुल भी झांसे में नहीं आना है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन वो होता है जिसमें हम अपने सोच का विस्तार कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशनल में सोच सकते हैं, कई तरीके से सोच सकते हैं, ये क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। तो सृजनात्मक बालक में ये बुद्धि तो होगा ही, ये गुण होगा ही। अभिसारी चिंतन ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सिकुड़ना होता है, मतलब आप बहुदिशात्मक नहीं सोच सकते, आप एक ही दिशा में सोचेंगे, एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ये गुण नहीं होगा। अगला है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ पास में नहीं है, जो चीज़ को हम देख पा नहीं रहे हैं, छू पा नहीं रहे हैं, उसको भी हम सोच सकते हैं, ये क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। तो ये भी होगा एक सृजनात्मक बालक में। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी होगा। तो क्या क्या हो गया? पहला, तीसरा और चौथा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो यस, ऑप्शन सी में देखिए दिख रहा है, पहला, तीसरा और चौथा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति रचनात्मक होते हैं, ऐसा है क्या? देखते हैं। अगला ऑप्शन है, सभी रचनात्मक व्यक्तियों में अपसारी चिंतन क्षमता होती है। हाँ देखिए, दो तो बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी रचनात्मक व्यक्ति होंगे उसमें अपसारी चिंतन की क्षमता होगी, मतलब वो बहुदिशात्मक सोच रखते होंगे, तभी तो वो रचनात्मक व्यक्ति बनेंगे ना, तभी तो वो रचना कर पाएंगे। मतलब सभी रचनात्मक व्यक्तियों में अपसारी चिंतन की क्षमता होगी, ये एकदम करेक्ट है। हमें विचार किस पे करना है? तो पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन कहता है सभी बुद्धिमान व्यक्ति रचनात्मक होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहना क्या होगा? गलत होगा। सभी बुद्धिमान व्यक्ति रचनात्मक होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से पहला गलत है, दूसरा सही है। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? पहला गलत दूसरा सही? तो देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, एक गलत और दूसरा सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने। इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? यह देखते हुए कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है। देखिए ठीक लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों को प्रभाव में लाना, वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना, जब वह समस्याओं को हल करती है तो बच्चे का विस्तृत अवलोकन करना। देखिए क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? तो इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन बन रहा है? ऑप्शन डी। जब वह समस्याओं को हल करती है तो बच्चे का विस्तृत अवलोकन करना, कि बच्चा कैसे सोच रहा है, कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहा है और कैसे उस समस्या से निपट रहा है, ये देखना क्या होगा? रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का प्रभावी तरीका होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है, किसका? प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है। कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का गुण, ये आपको बताना है। दूसरे में अंतःक्रिया करने में असमर्थ क्यों होंगे भाई? तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना, हाँ ये अच्छी बात है। अगला ऑप्शन है कम बुद्धि लब्धि, बिल्कुल नहीं। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रतिभाशाली बच्चे का गुण कौन सा है? तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना क्या है? प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी खालिस्तान है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी खालिस्तान है, क्या है? बहुत परिश्रमी है, बहिर्मुखी है, या अपसारी चिंतक है, या अभिसारी चिंतक है। देखिए अभिसारी चिंतक तो होगा नहीं, और बहुत परिश्रमी, बहिर्मुखी, इन सब से हमें मतलब नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या है? तो अपसारी चिंतक हैं। वो क्या है? बहुदिशात्मक सोच रखते हैं, मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच रखते हैं, एक प्रॉब्लम का कई तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कई दिशाओं में सोच सकते हैं। ये क्या होता है? अपसारी चिंतक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? किस प्रकार के बच्चे को? तो देखिए दृष्टिबाधित बच्चे को, तो आप उसे किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? ऑप्शन पहला है, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों के बहुमत को परेशानी हो सकती है। ऐसा क्यों भाई?
कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, आप सोचेंगे कि उसके भाग्य में अंधापन है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन दूसरा तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही क्या है? तो ऑप्शन डी सही है। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे वो आसानी से सुन पाए, आसानी से चीज़ों को सीख पाए, आसानी से चीज़ों को ग्रहण कर पाए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने आपको पहले भी कहा है, शिक्षण अभिरुचि में, शिक्षण अधिगम में, विद्यालय सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन के कई आंसर सही लग सकते हैं आपको, लेकिन आपको जो ज़्यादा सही है उसको चुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग खाली स्थान है। क्या है ICT का उपयोग? देखिए यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को सीमित करता है। सीमित तो बिल्कुल नहीं करेगा। नियमित कक्षा में भेदभाव को कम करने के लिए, क्यों भाई, भेदभाव से क्या संबंध है? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये क्या है? ठीक लग रहा है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समावेशी कक्षा में ICT का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें बोला गया है? एक समावेशी कक्षा के बारे में बात चल रहा है जिसमें ICT का प्रयोग। ये क्या है? तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा में शामिल है। विशिष्ट शिक्षा में क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कक्षा का भौतिक वातावरण, ये तो शामिल होता ही है। अध्यापन विधियाँ, ये भी शामिल होगा। अध्ययन सामग्री, ये भी शामिल होगा। तो विशिष्ट कक्षा में क्या क्या शामिल है? तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी शामिल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बच्चों हेतु किया जाता है, बाधित बच्चों के लिए किया जाता है, असमर्थ बालकों के लिए भी किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उपयुक्त सभी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु स्कूलों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? किसके लिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस के लिए स्कूलों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? तो देखिए डॉक्टरों की होना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों की होना चाहिए, विशिष्ट शिक्षकों की भी होना चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे और ये सबको पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन सी लुई ब्रेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से हमने शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अधिगम में विद्यालय सब्जेक्ट से, जिसका वेटेज आपके एग्जाम 20 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से और वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।